बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अभी हमें जो डिस्कस करना है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट को समझने के लिए अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल को, तो पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। जैसे ये है पीरियोडिक टेबल, ये पूरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये जो है, ये दोनों जो इसके कॉलम्स हैं इनको हम एस ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं। और ये जो येलो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो कि येलो है यहाँ से स्कैंडियम से, और फिर ये चलते चलते इधर जिंक तक, और जिंक कैडमियम मरकरी, और ये यहाँ तक जो है ये इसको हम कहते हैं ये है डी ब्लॉक्स एलिमेंट। यानी कि ये यहाँ ये ऐसे कुछ करके और ये ऐसे सारा का सारा ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो है यहाँ पर फिर ये आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा, ठीक है, ये ऐसे ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। और फिर इस पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे जो दो रोज़ हैं ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी कहते हैं। ये जो ऊपर वाली है इसको हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज, और जो नीचे है इसको हम कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। सबसे पहले कि हम इनको डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वाई वी डिस्ट्रीब्यूट्स डिफरेंट एलिमेंट्स इन एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स। हम इनको क्यों इस तरीके से डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, तो उसकी एक ही फंडामेंटल रीज़न है कि हम ये देखते हैं कि एलिमेंट जो है उस एलिमेंट में जो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में गया है। जैसे कि आपको क्वांटम नंबर वाला जो लेक्चर मैंने पहले दिया हुआ है, अगर आप उसे देखें तो जो सबशेल होते हैं वो 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये 4 सबशेल्स मैंने आपको क्वांटम नंबर्स में बताए थे। तो जिस एलिमेंट का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस में जाए उसको एस ब्लॉक में रखा गया है। जिसके अंदर आखिरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी के अंदर जाते हैं, उनको पी ब्लॉक में रखा गया है। और जिनमें लास्ट वंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी में गया है तो उसको डी ब्लॉक में रखा जाता है। अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको, अगर ये नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मैं आपको पहले अलग से बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं अगेन आपको बताता हूँ कि जैसे ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का ये देखिए आप एटॉमिक नंबर है 7, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो ये 1s2 और ये 2s2 एंड 2p3, ये टोटल कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए कि जो लास्ट वन इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर आया है, पी के अंदर। अगर हम इसको जो वैलेंस शेल है इसको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखें तो फिर भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2s, ये 2px और फिर 2py और फिर 2pz इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर भी आप देखें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जैसे ये वाला है ये 2pz के अंदर आया है। तो ऑर्बिटल्स में हो या सबशेल में हो, तो आप ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर कि उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो एस में, वो पी में या वो डी में। तो उसी हिसाब से हम इनको इन डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ये है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3। तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1s2 एंड 2s1। ठीक है, आप इस सीरीज़ में से कोई सा भी एलिमेंट लेंगे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर, वो s के अंदर ही जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ, जैसे कि स्कैडियम, स्कैडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21। ये देखिए स्कैडियम 21, और इसको इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे ये डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है स्कैडियम। तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे गिनते जाइएगा, 3s2, 3p6 और फिर 4s2। अब देखें ये 2, 4 और ये 10, और 10 के बाद ये कितने हो गए आगे 12, और फिर ये कितने हो गए 12 के बाद 18, और फिर ये दो और डालें तो 20, और अभी एक रहता है। तो 4s के बाद आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर d में, और ये हो जाएगा 3d1। ठीक है, तो आप देखें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो गया है सबशेल डी में, सो दैट्स वाई इसको डी ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसका जो टेबल आप लोग बनाएंगे इस तरीके से कि ये 1s और ये 2s और फिर 3s और फिर 4s और 5s और फिर ये 6s। उसके बाद इधर 2p, फिर 3p, फिर 4p, ये 3s है, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और फिर ये 5p और फिर ये 6p, और फिर यूँ ऐसे ही फिर 3d, 4d, 5d एंड 6d। और इलेक्ट्रॉन आपने जो इसमें डिवाइड करने हैं वो कुछ ये वाले इस लिहाज से आएंगे, तो ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल ही जाएंगे। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया 1s के अंदर, और फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो 2s के अंदर, और फिर अगर बचते हैं तो 2p और 3s, और फिर इसी तरीके से 3p और 4s, और फिर 4s के बाद आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, और जब 3d भी फिल हो जाएगा तो 4p में, और 4p के बाद वो जाएगा किसके अंदर 5s में, और जब 5s भी फिल हो जाएगा अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर जाएगा 4d में, फिर भी बचते हैं तो 5p में, और उसके बाद ये 6p में। तो इस लिहाज से इसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन हम डिस्ट्रीब्यूट करते होते हैं। तो आप इस आपको एटॉमिक नंबर का जस्ट पता हो, और आप बिल्कुल आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर किस ब्लॉक से बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अच्छा, तो इधर आते हैं हम अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ। ये जो है आपका ये टेबल पहले वाला जो ब्लॉक है इसको हम कहते हैं ये है एस ब्लॉक। अब आपको ये बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कि हाइड्रोजन का कलर इन दोनों जो कॉलम्स हैं इनके कलर से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन का कलर डिफरेंट है क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करती, जिस तरह से इन बाकी तमाम जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ये मेटल्स हैं, और फिर ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, संट्रांशियम, बेरियम एंड रेडियम,
ये जो ब्लॉक है हमारा, इसको हम कहते हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। यानी कि ये जो दोनों आपके पास कॉलम है जिसके अंदर फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप है, ये वाला फर्स्ट ए और सेकंड ए, इनमें ये हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स मेटल्स हैं। सारी की सारी क्या हैं? मेटल्स हैं। और ये जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे इस लिहाज से मैच करती हैं कि इन तमाम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस पूरे के पूरे कॉलम की, वो है NS1, यानी कि हाइड्रोजन का है 1s1 और इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो है 2s1 और जो सोडियम का है वो है 3s1 और जो पोटाशियम का है आखिरी इलेक्ट्रॉन वो है 4s1। यानी कि जिसको हम कहते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर सेम है। तो इस लिहाज से इसको यहाँ पर ऊपर टॉप के ऊपर रखा गया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच करती है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर इसके साथ मैच करती हैं वैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ग्रुप जो 7A है उसके साथ भी मैच करती हैं। ये जो ग्रुप 7A के एलिमेंट हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये तमाम एलिमेंट जो हैं इनमें ये एक एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और जैसे ही इनको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास भी 1s1 है, यानी कि s में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर इस s को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये भी टोटली जो है इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। तो इस लिहाज से इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे मैच भी करती हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में इससे भी मैच करती हैं, लेकिन इसकी ये मेटल नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इस मेटल से मैच नहीं करती। फिर उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट टेबल में चलते हैं तो ये जो येलोश है जिसको हम कहते हैं 3B से सेकंड B तक जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं ये वाले, ये सारी की सारी क्या हैं? ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मेटल ना हो सिवाय इसके कि जो मरकरी है, मरकरी की प्रॉपर्टीज़ तो मेटल्स हैं लेकिन एक्चुअली ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता बल्कि ये लिक्विड स्टेट में मेटल होती है। तो मरकरी जो है ये मेटल है लेकिन इसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो सॉलिड नहीं बल्कि लिक्विड होती है। तो इस वजह से ये कलर आपको थोड़ा सा इसका इधर डिफरेंट भी नज़र आ रहा है। हमारा जो मेन फोकस है वो तो है यहाँ पर, और वो है पी ब्लॉक एलिमेंट ये वाले। अब इनमें जो बोरोन से लेके बाकी तमाम एलिमेंट आप यहाँ तक आ जाएं, एस्टाटीन तक या रेडॉन तक, इन तमाम एलिमेंट के अंदर जो आखिरी सबशेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर होता है वो पी सबशेल है। सो ये तमाम एलिमेंट जो हैं इनमें जो वैलेंस शेल है वो वैलेंस सब शेल जो है वो पी है, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री है वो पी सब शेल के अंदर है। तो ये इस ब्लॉक के अंदर आपको, जैसे मैं पहले के जो एस ब्लॉक है उसके अंदर मेटल्स हैं, ये अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, जबकि ये वाली जो हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और अगर हम आते हैं इधर यहाँ पर तो ये है पी ब्लॉक, और इस पी ब्लॉक के अंदर आप देखें कि आपको ये डिफरेंट कलर्स इस ब्लॉक के अंदर नज़र आ रहे हैं। एक ये लाइट ब्लू कलर है, फिर ये लाइट पिंक है और ग्रीन है और फिर ये येलो है। ये येलो कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ये है। इट्स मीन के अगर ये इनकी नेचर के अकॉर्डिंग इनको कलर दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये जो है ये सारी की सारी मेटल्स हैं जो येलो कलर के अंदर हैं। तो ये जो पी ब्लॉक के अंदर भी येलो पार्ट है ये भी सारे का सारा क्या है? ये भी मेटल है। तो इसके अंदर एक पार्ट जो है ये मेटल है, जबकि ये जो पार्ट है ये वाला कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि ये पिंक वाला लाइट पिंक कलर है जिसका, ये सारे के सारे क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं।
ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। और ये जो लाइट पिंक कलर है ये हैं नोबल गैसेस या रेयर गैसेस जिनको हम कहते हैं। ये भी एक्चुअली पी ब्लॉक के अंदर ही इंक्लूड हैं, क्योंकि इनमें भी जो लास्ट वन इलेक्ट्रॉन है वो पी के अंदर ही इंटर होता है। तो उसके बाद ये फिर आप देखें कि ये नॉन मेटल और ये मेटल, इस नॉन मेटल और इस मेटल के दरमियान ये एक और आपको कलर नज़र आ रहा है जो ग्रीनिश है, इसको मेटालाइड कहते हैं। मेटालाइड जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक होती हैं, जैसे कि ये जो है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और या आर्सेनिक है, एंटीमनी है। अब इसके अंदर क्या है, ये मेटालाइड हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कुछ नॉन मेटल की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की हैं, यानी कि ये इन बिटवीन है, ना ही फुल प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट के अंदर मेटल की हैं, ना ही फुल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की हैं, बल्कि ये इनके इन बिटवीन है। तो इसके अंदर इसको हम मेटालाइड कहते हैं। तो आप देखें कि जो पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक के अंदर वो तमाम किस्म के एलिमेंट इंक्लूड हैं, जैसे कि मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालाइड्स हैं और फिर रेयर गैसेस हैं, यानी कि जिनका वैलेंस शेल या ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो भी पी ब्लॉक के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ा कंप्रीहेंसिव ब्लॉक है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। अब इसमें जो ग्रुप 3A है और ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ग्रुप 3A का जो पहला एलिमेंट है बोरोन, वो बोरोन जो है वो मेटालाइड है, लेकिन जो एल्युमिनियम है ये मेटल है। इसी तरह जो सिलिकॉन है ये भी, इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वैसे मेटल्स की ही होती हैं, नॉन मेटल्स की इसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं। तो इस सिलिकॉन की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एल्युमिनियम से मैच करती हैं, कम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फास्फोरस से मैच करती हैं। तो ये भी आलमोस्ट जो है ये भी क्या है ये लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज़ क्योंकि दोनों होती हैं, ये कह लें कि ये 60% होती हैं, ये वाली 40% होती हैं। सिमिलरली जो गैलियम है और जर्मेनियम है, तो ये वाला जो है ये एक ब्लॉक जो है ये इस तरीके का, ये जो है ये इनकी नेचर तकरीबन एक जैसी है। और फिर ये जो फास्फोरस है और सल्फ़र है और क्लोरीन है, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे से काफ़ी मैच करती हैं, फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन की। तो बाकी जो आपको पता है आर्सेनिक और एंटीमनी, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में काफ़ी मैच करती हैं। ये दोनों क्या हैं, मेटालाइड्स हैं। ये दोनों क्या हैं, मेटालाइड्स हैं। तो ये तो है आपके पास ये डिफरेंट एलिमेंट्स, और इन एलिमेंट्स के अंदर जो अरेंजमेंट है वो अब आपके सामने है कि इनको कैसे अरेंज किया हुआ है। एक तो ये जनरल सी बात जो है, इनकी अरेंजमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू इनके एटॉमिक नंबर्स होती है। हम ज़रा बात करते हैं इनकी अक्रेंस की। तो इनकी जो अक्रेंस है नेचर के अंदर वो फ्री भी होती है और कंबाइन भी होती है, दोनों तरह की होती है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और फिर नाइट्रोजन है और फिर ये कार्बन है और इसके नीचे ये सल्फ़र है, ये दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये कंबाइंड स्टेट में भी और फ्री स्टेट में भी, प्योर ऑक्सीजन की फॉर्म में या ऑक्सीजन किसी और का पार्ट बन के, नाइट्रोजन फ्री स्टेट में या नाइट्रोजन किसी का पार्ट बन के, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो इनका जो अक्रेंस है दोनों में है। ये बाकी जो नोबल गैसेस हैं ये सारी की सारी ये सब फ्री स्टेट में होती हैं, ये कंबाइंड स्टेट में नहीं होती। इनके अलावा जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फ़र, चार एलिमेंट हो गए ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फ़र, इनके अलावा बाकी जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर सुन लें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये जो है ये दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, फ्री भी और कंबाइन भी। और ये सारी की सारी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और इन चार के अलावा बाकी कोई एलिमेंट फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो सारे के सारे कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है कि कौन किसकी ज़्यादा होते हैं। जैसे कुछ जो हैं वो बहुत अबंडेंट होते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन है, और सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, नाइट्रोजन है वगैरह, ये बहुत अबंडेंट एलिमेंट हैं। जबकि बहुत से ऐसे भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो कि लेस अबंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स के साथ ये एलिमेंट ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स की वो तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, एक पूरा एक लेक्चर की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट आप इतना ये देख लें कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो तमाम की वो होगी NS2, उन तमाम की वो होगी NS2 से NP1 से लेके 6 तक। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली होगी NS2 से NP1 से लेके 6 तक, यानी कि P के अंदर 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो फिर है इसका एटॉमिक साइज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड, जैसे ये हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो न्यूक्लियस इसका स्ट्रॉन्गरली अपनी तरफ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। और अगर हम ये देखें टॉप टू बॉटम इसके ग्रुप्स के अंदर, तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर हम देखें तो ये होती क्या है एक्चुअली, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द न्यूट्रल गैशियस एटम, के यानी कि जो किसी भी एटम से जब वो गैशियस स्टेट में हो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। और ये जो है इसके अंदर मोड क्या होगा वो हमें देखना है। तो पहले ये देखें कि होती क्या है कि अगर आपका है कोई भी एटम, उस एटम के वैलेंस शेल से आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जैसे एल्यूमिनियम है, तो इस एल्यूमिनियम में होता है 13 इसका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 एंड 3p1। अब देखिए वैलेंस शेल में ये है थर्ड, और थर्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो फिर ये बचेगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को पहली बात कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी वक्त निकलेगा जब ये गैशियस स्टेट में होगा। जो गैशियस स्टेट में इसको एनर्जी प्रोवाइड की, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अगेन आप इसको अगर फर्दर भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फर्दर इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, और अनटिल के ये 3 तक, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम की जो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर वो इस लिहाज से यहाँ पर +3 आ जाएगी। तो इसके लिए जो पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए
एनर्जी चाहिए थी उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन इंथॉल्पी कहते हैं, और फिर जो सेकंड के लिए उसको सेकंड आयनाइजेशन इंथॉल्पी, और फिर थर्ड के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम थर्ड आयनाइजेशन इंथॉल्पी कहते हैं। अब ये जो फर्स्ट के बाद जो सेकंड है उसके लिए उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, यानी कि आप और ये एनर्जी के जो यूनिट होते हैं किलो जूल पर मोल। यानी कि अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था और उसके लिए आपको 10 किलो जूल फॉर मोल फॉर एग्जांपल एनर्जी चाहिए थी, तो जो आपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है उसमें 10 से ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो इंक्रीज कर चुका होता है, ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई इसके लिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथॉल्पी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड, और सेकंड कम होती है एज़ कम्पेयर टू द थर्ड। ठीक है, क्योंकि देखें कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब पहले 13 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये न्यूक्लियस अपनी जो फोर्सेस हैं वो लगा रहा था। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर इस न्यूक्लियस को 12 के ऊपर अपनी फोर्सेस लगानी पड़ी। तो यकीनी बात है जब वो 13 की बजाय 12 के ऊपर अपनी फोर्सेस लगा रहा है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू द कि वो 13 के ऊपर लगा रहा था। तो इसके जो यूनिट हैं वो किलो जूल पर मोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम ये ट्रेंड देखना चाहते हैं कि पी ब्लॉक के पीरियड्स में क्या ट्रेंड होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। हम जैसे जैसे ये लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो आयनाइजेशन इंथॉल्पी है फ्लोरीन की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन। उसकी वजह यही है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा होता है। और जैसे अगर हम कार्बन को देखें तो बोरोन को देखें तो बोरोन की जो आयनाइजेशन इंथॉल्पी होती है वो होती है 801 किलो जूल पर मोल। तो जो इसके बाद होता है फिर कार्बन और नाइट्रोजन और फिर ये ऑक्सीजन। मैं यहाँ तक इसको करता हूँ। तो कार्बन की होती है 1086 किलो जूल पर मोल, और नाइट्रोजन की 1403, और ये होती है 1310 किलो जूल पर मोल। ये सबके यूनिट्स हैं। तो देखें आपके आयनाइजेशन जो इंथॉल्पी होती है वो हमेशा इंक्रीज़ करती है लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि सीधी सी बात है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है तो ज़ाहिर बात है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना डिफ़िकल्ट होगा, जितना डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए उतनी एनर्जी फिर हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो ये है जी आयनाइजेशन इंथॉल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। आगे है इलेक्ट्रॉन गेन इंथॉल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथॉल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथॉल्पी इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है कि ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट आर रिलीज्ड, that is released, इसको इस करें, that is released when one or more electron is added in their valence shell in gaseous state। इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में ही होगा। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन देयर वैलेंस शेल इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथॉल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
अब सबसे पहली बात कि ये एनर्जी रिलीज़ क्यों होती है? भाई एनर्जी इसलिए रिलीज़ होती है क्योंकि एटम के अंदर ओवरऑल स्टेबिलिटी आ जाती है। जब उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी तो ज़ाहिरी बात है फिर उसको वो एनर्जी अपनी रिलीज़ करेगा। इट्स मीन कि उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे आपके पास हो नाइट्रोजन, अब इस नाइट्रोजन में आप देखें कि ये होता है 2s2 N2p3, ऑक्सीजन होता है 2s2 N2p4 और फिर फ्लोरीन होता है 2s2 N2p5। आप देखें इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसके अंदर 2 की, इसके अंदर 3 की, यानी कि अगर इसको और 3 इलेक्ट्रॉन मिलें फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको 2 मिलें और इसको अगर 1 मिले तो फिर इसका जो है वो वैलेंस शेल वो कंप्लीट होता है। तो यानी कि ये फिर स्टेबल होते हैं। अब ज़ाहिरी बात है जब इसमें 3 की डेफिशिएंसी थी, जब आपने एक और ऐड कर दिया तो इट्स मीन कि ये स्टेबिलिटी के क्लोज हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर ये ऑक्सीजन जो है वो स्टेबिलिटी के पहले 2 स्टेप अवे था, अब 1 स्टेप अवे रह जाता है। फ्लोरीन में तो एक ही चाहिए। ठीक है, तो जितनी ये अमाउंट इसकी ज़्यादा रिलीज़ होगी इट्स मीन वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब जैसे आप देखें कि ये जो मैंने तीनों आपके साथ एग्जांपल शेयर की हैं, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, अगर हम इसकी इंथॉल्पीज़ को देखें, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथॉल्पी है, तो नाइट्रोजन की होती है वो 0.20। प्लस का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। और फिर जो ऑक्सीजन है वो होता है 1.48 और जो फ्लोरीन है वो है 3.6। अब देखें कितना डिफरेंस है कि इसने कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की। इट्स मीन कि ये इनके कंपेरेटिव ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जब वो ज़्यादा स्टेबल होता है तो वो एनर्जी भी ज़्यादा ही रिलीज़ करता है। तो इट्स मीन के लेफ़्ट टू राइट जो आयनाइजेशन इंथॉल्पी है वो आप देखें कि इंक्रीज़ कर रही है, वो इंक्रीज़ कर रही है लेफ़्ट टू राइट। तो अब डाउन द ग्रुप आपको पता है कि साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथॉल्पी जो होती है वो लेस नेगेटिव बन जाती है। ठीक है, तो साइज़ बड़ा होने की वजह से लेस टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हो गया लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है इस हैलोजन के ग्रुप के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथॉल्पी ऑफ द क्लोरीन है ये ज़्यादा होती है ब्रोमीन, ठीक है, या फ्लोरीन। उसकी वजह ये होती है कि फ्लोरीन के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि इसकी क्यों गेन इंथॉल्पी ज़्यादा होती है, उसकी वजह यह है कि फ्लोरीन जो है वो बहुत स्मॉलर साइज़ का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें जो बहुत स्मॉलर साइज़ का है वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन उसमें ज़्यादा होती है कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह जो क्लोरीन है उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ये साइज़ में स्मॉलर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो आपस में, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर इंटर करना इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर इसके कंपेरेटिव ईजिली इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कोवलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यानी कि किसी भी एटम की उस शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं।
और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपको पता है ये लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर इंक्रीज़ और जो डाउन द ग्रुप है वो डिक्रीज़ होती है। आप इसकी रीजंस जो हैं वो पहले भी पढ़ चुके हैं, जस्ट आपको याद करवाना था। मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया था इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर कि इसमें मेटल्स भी हैं, इसके अंदर नॉन मेटल्स भी हैं और ये करेक्टरिस्टिक सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर हैं कि इसके अंदर तीनों टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। अब मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होती हैं और उनके ऊपर रेडली पॉजिटिव आयन बनता है। इसका मतलब क्या है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, जैसे कि ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम है, ये सिलिकॉन है, ये टिन है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ होती हैं। और अगर हम यहाँ पर इस पी ब्लॉक में इस साइड के ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस होते हैं जो गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर इसके अंदर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। अब अलोंग द पीरियड क्या होता है कि जो आप देखें कि मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है और जो गैसियस स्टेट में ये देखें कि ये बोरॉन है, ये मेटलाइड थी, ये कार्बन, ये नॉन मेटल और फिर ये एल्यूमिनियम आप देखें कि ये मेटल है और फिर आगे आप देखें सिलिकॉन तो ये मेटलाइड और उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट हैं इसके अंदर वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटेलिक हैं। तो लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज़ करता है, जबकि डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो ये जो मेटेलिक करेक्टर है ये इंक्रीज़ करता है। जैसे आप देखें कार्बन, सिलिकॉन और फिर जर्मेनियम और फिर टिन और फिर लेड, और ये देखिए आप टिन और लेड ये जो दोनों हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। और ये कार्बन तो नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलाइड हैं और टिन और लेड क्या हैं, ये मेटल्स हैं। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है कि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है और साइज़ ऑफ द एटम जो है वो भी इंक्रीज़ करता है। तो इस लिहाज से भी अगर हम यहाँ पर भी देखें तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ करेगी, यानी कि टेंडेंसी ऑफ टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ करेगा। मेटल है तो वो भी इलेक्ट्रॉन लूज़र होते हैं, गेनर नहीं होते क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव उनके ऊपर चार्ज होते हैं, ठीक है, और साइज़ भी इसके अंदर बड़ा होता है। तो स्टेबिलिटी तो ठीक है, हम कुछ बात इसकी भी कर लेते हैं। तो लेकिन ये होता है कि अगर हम ये देखें कि जो ग्रुप 7 है और सॉरी जो ग्रुप 5 है और ग्रुप 6 है, इसका अगर हम आपस में कंपैरिजन करें तो इसको ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द दिस, लेकिन ये जो ग्रुप 5 के एलिमेंट हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। उसकी रीज़न ये होती है कि जो है नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर है 7 और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 एंड 2p3 और इसकी होती है 2s2 एंड 2p4। ये जो है P यहाँ पर ये देखें ये हाफ फिल्ड है और ये P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, पार्शली फिल्ड है, ठीक है। P में मैक्सिमम 6 और इसके अंदर यहाँ पे 3 हैं तो इसका मतलब क्या है, ये हाफ फिल्ड है। और आपको पता है हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी पार्शली फिल्ड के, एज़ कम्पेयर टू द पार्शली फिल्ड के, ठीक है, हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ये तमाम एलिमेंट जो हैं वो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है और फिर उसके नीचे आर्सेनिक है या एंटीमनी है, ये सारे के सारे इसमें ये हाफ फील्ड होते हैं और जो हाफ फील्ड होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। और फिर इसके अंदर आप देखें कि ये जो पी ब्लॉक है इसके अंदर हाइड्राइड्स भी होते हैं, हाइड्राइड्स भी हैं, इसके अंदर ऑक्साइड भी हैं, इसके अंदर हाइलाइड्स भी हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन है आपको पता है ये CH4 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, NH3 भी आगे एग्जिस्ट करता है, H2O भी एग्जिस्ट करता है, HF भी एग्जिस्ट करता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, हाइड्राइड्स हैं।
और फिर ये CO2 भी एग्जिस्ट करता है, ये NO2 NO3 में भी एग्जिस्ट करता है। और इसी तो ये क्या है, ऑक्साइड में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, और ये हेलाइड में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये CCl4, क्लोरोफॉर्म या इधर ऑक्सीजन इसके साथ, इधर फ्लोरीन का फ्लोरीन के साथ, तो ये हेलाइड्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म में इनकी एग्जिस्टेंस पी ब्लॉक एलिमेंट की वो मुमकिन होती है इस तरीके से। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ थी पी ब्लॉक एलिमेंट की जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं और जनरल प्रॉपर्टीज़ ही अभी हम इसमें देख रहे हैं। तो ये है आपका लेक्चर बेटा आज का। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।